आदाब अर्ज़ है। प्रोग्राम रूबरू में आपका इस्तकबाल है। नाज़रीन, इलेक्शन आने वाला है। तमाम सियासी जमातें इलेक्शन की तैयारी में मसरूफ़ है और सियासी कारकुनान अपनी अपनी पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा वोट दिलाने की कोशिश भी शुरू कर चुके हैं। शहर का सियासी माहौल, कौन सी पार्टी जीतेंगी, कौन सी पार्टी हारेंगी, कौन किस पार्टी का उम्मीदवार होगा, इस तरह के चर्चे शहर के गली कूचों में जारी है। हमारे साथ रूबरू में इस हफ्ते हैं शहर की जानी मानी शख्सियत, साबिक मेयर जनाब रशीद खान मामू, जो शहर की सियासत पर अपनी कड़ी नज़र रखते हैं। उनकी राय एक अहमियत रखती है। हम उनसे गुफ्तगू करेंगे, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि पिछले 20 साल से जो सियासी पार्टी शहर पर हुकूमत कर रही है, आने वाले इलेक्शन में क्या दोबारा वही चुन कर आएंगी या किसी नई पार्टी के लिए मौका गनीमत है। सर, आपने हमें वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चूँकि आप मेयर रह चुके हैं, आप औरंगाबाद की सियासत के एक चमकते हुए सितारे हैं। हमारा सवाल ये है सर कि अभी इलेक्शन आने वाला है, सियासी माहौल गर्म है, कौन किस पार्टी का उम्मीदवार होगा, इसको लेकर के चर्चा चल जारी है। आप अपनी राय क्या रखते हैं कि इस बार शहर को किस तरह का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चाहिए जो शहर की तरक्की के वाकई तरक्की कर सकता है? सबसे पहले तो औरंगाबाद के मुकामी लोग बहुत कम हैं। बाहर के लोग यहाँ पर आकर ज़्यादा बस गए हैं, इसलिए ये सियासत में बहुत बड़ा इसका एक असर पड़ता है कि मुकामी लोग और बाहर के लोग आने के बाद उसी वजह से ये होता है यहाँ पर के लोगों में सियासी शऊर बहुत कम हो जाता है। कुछ गरीब लोग आके बस गए हैं जिनको सियासी शऊर नहीं है, या जो पार्टी आज 19-20 साल से कर रहे हैं, लेकिन डेवलपमेंट शहर का जैसा होना चाहिए, हम जैसा कह सकते, लोग आज भी इस डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया साहब को भूले नहीं है, यानी उनके काम को याद रखते हैं। डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया साहब को नहीं भूलना, बोले तो उनके काम को याद रखना। ऐसा ही लोगों का आज का काम नहीं है कि जो लोग याद रख सके कि इन्होंने औरंगाबाद के लिए कौन से ऐसे काम किए। आज पानी की लाइन डॉक्टर साहब के ज़माने में 4 महीने में पानी की लाइन औरंगाबाद आई थी, आज 10 साल से पानी की लाइन का खाली चलता बजट बढ़ता है। तो लोगों की सोच ये होती है कि भाई क्या पार्टी काम के लिए क्या है। 18 साल के बच्चों को वोट का हक दिए, उनको शऊर नहीं है जज्बात में, ज़ात पात में। अगर ज़ात पात में और शऊर ना रखे अगर वोटिंग करे तो उस देश का तो अल्लाह ही हाफिज़ है सब, उस शहर का तो बड़ा अफसोस होता है। सर, अगर हम माइनॉरिटीज़ की बात करें कि एक साइजेबल माइनॉरिटीज़ इस शहर में रहती है जो 27-28% कहलाई जाती है, मतलब उसका परसेंटेज 28 के करीब है। माइनॉरिटी में भी कोई लीडरशिप ऐसी नहीं है जो डायरेक्शन दे सके, जो बता सके कि ये रास्ता सही है और ये रास्ता गलत है। माइनॉरिटीज़ का तो एक बड़ी अफसोस की बात है, वो आप किसी को लीडर ही नहीं तस्वुर करते। उनकी नज़र अगर कोई लीडर काम करना चाहे तो तस्वुर अगर उसको माने कि ये लीडर है तो लीडर है, पहले तो मानती नहीं कि हम में कोई लीडर है। तो मुश्किल यहाँ पर हमारी कौम में ये हो जाता है कि काम करने वाला भी आदमी पीछे हट जाता है क्योंकि मानने की सिफत नहीं है। तो वो वजह से बहुत बड़ा नुकसान होता है। कभी कहते हमको खुद अफसोस होता है कि बस इस शहर में जो कि एक ज़माने में एमएलए एमपी एक माइनॉरिटीज़ के लोग हुआ करते थे, आज वहाँ पर नहीं है। कारपोरेशन में माइनॉरिटीज़ के लोग पहले ज़्यादा आते थे, आज नहीं आते हैं। उसका वजह ये है कि हमें सियासी शऊर बहुत कम होता है और हम खाली एक दूसरे के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं। या एक छोटी कमेटी मिल जाए या किसी ने कोई पार्टी ने अगर इसको कोई सेक्रेटरी बना दिया कुछ बना, बस उसमें खुश है। अब आप देखिए पेपर उठा करके, उर्दू पेपर, मराठी पेपर में नहीं है, उर्दू पेपर में कितने पार्टियाँ हैं, 20-25 पार्टी के ये सेक्रेटरी बन गए, ये सदर बन गए, ये उसके मेंबर बन गए। ऐसा है। आज एक नई चीज़ है स्पेशल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, क्या पावर है, खाली ट्रो कॉपी पे साइन करना। तो आज उसके भी पेपर में इस्तकबाल सत्कारा चढ़े। तो मुश्किल ये है कि हमारे मुसलमानों में कौन से मुकाम पे आपकी कैसी इज्जत हो रहा वही नहीं मालूम है। कोई भी पार्टी का एक मामूली सा तुम बन जाते, अपने आप को सदर बना देते और बस खाली ये है। तो कुछ एक ताकत हम में एक जगह आकर के अगर हम कुछ सोचे जैसा दूसरी कौम में सोचते हैं
आज आपको ताजुब होगा, दलित समाज के अंदर भी एक शऊर है, उनमें काम करने का एकजुट आकर के अगर कई नजरियात उनके अलग अलग भी होंगे तो वक्त पर एक जगह आते, हम में एक जगह नहीं आते हैं ना। मुश्किल ये है काम वाले के अंदर, तो तकलीफ जाती है। सवाल ये है सर कि अगर आप अखबारों की बात करें, उर्दू अखबार की हम बात करेंगे, तो रोज़ कोई ना कोई मेमोरेंडम लेता है किसी न किसी सियासी पार्टी का, वो सेक्रेटरी होता है या सदर भी होता है या ऐसी कोई पोस्ट उसके पास होती है, वो मेमोरेंडम कमिश्नर ऑफिस पे देता है कि हमारे ये मांगनी है, और अखबार में तस्वीर आती है और दूसरे दिन से उसका फॉलोअप बंद हो जाता है। तो इस तरह की सियासत करने लगे हैं, तो फ्यूचर क्या है, मुस्तकबिल क्या है? ऐसी सियासत में सिर्फ घर के लोग खुश हो जाते हैं, चंद दोस्त खुश हो जाते हैं, बाकी उसके तुम फॉलो करते क्या आप उसका, कि भाई कोई अगर आप पेपर में मेमोरेंडम आप दे रहे हैं तो गवर्नमेंट को आपने दिए कि वो मुद्दा उठाने के बाद जब तक मुद्दा पूरा नहीं होता उसके पीछे आप रहना। हम लोग 1970 में मराठवाड़ा आंदोलन में थे, तो एक एक इशू को हम 4-4, 5-5 साल लेके चलते थे। कोई इशू को अगर आपके लेके चलना है तो 4-4, 5-5 साल भी आपको लग सकते हैं, 2 साल लग सकते हैं। खाली आप मेमोरेंडम दे दिए, पेपर में न्यूज़ आई, वो भी खुश, आप भी खुश, सब खुश, तो उसमें फ़ायदा नहीं है ना। खाली एक आप बताना चाह रहे कि हम काम को आ गए, लेकिन उसका हल क्या हो रहा है, उसका आपने फॉलो क्यों नहीं करते आप वो काम के लिए कि भाई कुछ होना चाहिए। आप कई कुछ देखिए, कोई फिल्म के बारे में बोलो या कोई काम के बारे में बोलो, विकास, कई टाइम तो ऐसा होता है कि रिजर्वेशन की अगर हम बात करें, मुस्लिम रिजर्वेशन को लेकर के कई सियासी जमातें और एनजीओस कई जुलूस निकाल चुके हैं, कई मेमोरेंडम दे चुके हैं, कई सियासी बड़े बड़े लीडरान से मिल चुके हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है किसी को पता नहीं चलता, वो खामोश हो जाते हैं ना। ये फॉलो हमारा काम है, अगर कोई इशू अगर हमने उठाए तो वो कहाँ ख़त्म हो रहा है। खाली अगर हमने मोर्चा निकाले, आज आपने निकाले, आपका देख के मैंने निकाला, पेपर में आपने दिए, उस इशू को पकड़ करके वहाँ चलना। अच्छा, कोई अगर फ़ायदा हुआ तो फिर उसमें हमारा फ़ायदा हो जाता है। कुछ हमारे भाई ऐसे भी है, इशू उठाए, उनको स्कूल मिल गए, किसी ने स्कूल ले लिया, किसी, यानी खुद का फ़ायदा। और ख़ास बात हमें तकलीफ ये होती है कि कभी भी कोई लीडर के पास हम जाओ, यहाँ के औरंगाबाद के आमदार हो, खासदार हो, वो कहते हैं कि तुम समाज के काम क्यों नहीं लाते, इसमें हमारे समाज के 100 लोगों का फ़ायदा, आप ये काम करो। कोई आता है, हमको कमेटी दे दो, हमारे भाई का तबादला कर दो, हमारे को नौकरी लगा, इंडिविजुअल काम, और मत करो तो गाली देते हैं, बुरा भला कहते हैं। तो हम पे काम कैसा करा के लेना, वो भी तो नहीं है ना। एक जगह जुटो कि अगर हमारे में आ जाए, औरंगाबाद में काम करने वाले अच्छे बच्चे हैं, नौजवान बच्चे, लेकिन एक जगह किसी इशू पे आके अगर डायरेक्शन नहीं है, कहने का मतलब डायरेक्शन नहीं है, और डायरेक्शन मानते नहीं है, ऐसा बोलो तो सुनते नहीं है, डायरेक्शन मानते भी नहीं है, ना, वो मुश्किल जाती है जी। और एक खास बात है इसमें, जितने भी लोग हैं वो समझते हैं हम ही काबिल है, सामने वाला बेवकूफ़ है, तो फिर सवाल ही नहीं। वो अपने आप को काबिल समझ के, फिर तब तो मुश्किल ही हो गया। अल्लाह की तरफ से कोई एक आधा आदमी ऐसा ना, वो अपने आप को बेवकूफ़ समझ के इनको काबिल समझ के पीछे पीछे फिरना, बस, और तो कोई बड़ा मुश्किल लगता है। ये रशीद खान मामू तो नहीं कर सकते, मुश्किल है, ये कोई नहीं कर सकता हो, क्योंकि पुराने लोग काम करते हैं। आज कभी अगर आप देखें, आज भी पुराने लोग हैं जो मराठवाड़ा आंदोलन के अंदर थे, हमारे बशर नवाज साहब भी आज है हमारे साथ के, डॉक्टर कांगो है, आपके आंचले है, आपके वकील देशमुख साहब है, ये पुराने लोग जितने भी लोग हैं, गोरे इंस्पेक्टर डीवाईएसपी है, ये पुराने लोग जितने भी थे, आप इनसे पूछिए कि विकास कैसा होता था, ये काम कैसा करना पड़ता था। अहमद रज़ा रिजवी बेचारे गुजर हमारे साथ के थे, असर फारूकी साहब साथ में थे, हबीब साहब थे कामरेड, असदुल्ला साहब थे, चंद्रगुप्त चौधरी थे, अभी मनोहर टकसाल साहब। कहने का मतलब ये कि मुद्दे को एक मुद्दा लेकर के चलते थे, और जब तक वो उसका कोई फैसला नहीं होता था उसके पीछे पड़े रहते थे। जैसा आपके पुलिस कमिश्नर ऑफिस होना, औरंगाबाद हाई कोर्ट होना, ये लेबर कोर्ट होना, ये इशू था, उसके लिए सब लोग मिलकर लड़ते थे और ये काम होता था। और पहले जैसा कि रिक्शा यूनियन, एक मिसाल मैं बोलता हूँ आपको, मैं रिक्शा यूनियन का सदर था, कई इसमें से लोग निकले जो आज डिप्टी कमिश्नर है, कोई जज है, कोई वकील है, कोई डॉक्टर बन, अच्छी अच्छी पोस्टों पे चले गए। हमारे पास मजदूर की यूनियन थी, आज जात पात की यूनियन बन गई। तो जब जात पात की यूनियन बन गई तो उसमें फूट आ गई। पहले मजदूर की यूनियन थी, जब तक कि मजदूर की यूनियन है, काम की यूनियन रहेगी तो आप तरक्की करेंगे, नहीं तो आप तरक्की बिल्कुल नहीं कर सकते। आप ये बात तो बिल्कुल सही है बोलना कि आप हालात ये। और इशू बहुत सारे हैं। अभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का इशू है जिसको शिवसेना चाहती है कि वो ना आए यहाँ पर। ऐसा ही हज हाउस का एक इशू है जो हुकूमत है वो चाहती है कि जल्द से जल्द आचार संहिता से पहले हज हाउस बन जाए, लेकिन वहाँ के जो भी प्रॉब्लम है और कुछ मुखालफतें हैं वो आप जानते हैं, वो मुखालफतें जारी है। तो ऐसे हालात में माइनॉरिटीज़ के जो लीडरान हैं उनकी सोच
कहीं ना कहीं बदलने की ज़रूरत आप महसूस करते हैं? बिल्कुल सही है साहब। इसकी वो किस तरह होनी चाहिए? उसकी वजह एक ये है, अगर शिवसेना कोई काम रोकती है तो ये हमको मालूम है कि उनकी मेजोरिटी ये काम रोक रहे हैं। हमने एक ग्रुप बना करके उनसे बात करके उनको झुकाए क्या? हम झुकाए क्या उनको? वो भी हमारी ड्यूटी है कि हम उनको झुकाए। यानी कहने का मतलब है कि आप अपने अपने मसाइल शिवसेना के एमपी के पास ले जा सकते थे, आप नहीं जाते। नहीं जाते अपन। जैसा मिसाल, मैं मेयर के टाइम पर मैं ठाकरे साहब के पास गया था। बाल ठाकरे साहब पर मेरी 1.5 घंटा चर्चा, नहीं तो पहले स्पीचों में मैं हमेशा खिलाफ बोलता था उनके। 1.5 घंटा बैठेगा तो उनको समझ में आया। उन्होंने उनके पार्टी वालों को कहा कि अच्छा महापौर मिला, इनको कोई सताना नहीं। मुझे 1 साल काम करने का मौका मिला। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई चीज़ हमको मनवाना है तो हमको जाना तो लाजमी बात। अगर पुलिस स्टेशन पे अपनी नहीं सुनी, अपने सीपी साहब के पास जाते कि साहब तुम्हारा ऑफिसर है, सता रहे। तो हमको तो किसी को मिलना पड़ेगा ना, किसी को मिलकर के काम करा के लेना पड़ेगा। अगर ये बात सही है कि वो तो बात सही है कि भाई शिवसेना है, उन्होंने जात पात पे करते हैं कि भाई हमारे को जात को खुश करना है, उनके अंदर रह करके अगर काम करे तो आपकी बात लाजमी चीज। जैसा मिसाल के तौर पर कल की बात है, कल बॉम्बे में वो एक फिल्म के बारे में जो चढ़ा यार, आप उसके बारे में वहाँ के एक साहब ने आवाज़ उठाए, अरफात साहब ने। तो उनके मनसे के पूरे लोग पुलिस स्टेशन में पहुंच गए। वो नहीं हुए तो राज ठाकरे साहब ने फोन किया डिप्टी कमिश्नर, मेरे आदमी को अर्जेंट छोड़ो। यानी तुम साथ लेके कुछ इशू पे तो तुमको चलना पड़ेगा। तो कोई भी चीज़ के इशू में आपको साथ लेकर, या अगर नहीं भी लेके चले तो तुम में आपस में इत्तेफाक करना पड़ेगा। हम में तो इत्तेफाक ही नहीं है। अगर हज हाउस के लिए, अब मिसाल के तौर पर हज हाउस के लिए एक कोई साहब भूख हड़ताल को बैठे थे, कहाँ बैठे? कलेक्टर ऑफिस के सामने। दूसरे लोगों ने अपनी दुकानदारी कमिश्नर के सामने लगा दी, तीसरों ने जो तो पेपर में निर्धन। सब जगह क्यों नहीं आए? तो यहाँ दुकानदारी बहुत खुल जाती है, तो मुश्किल ये जाती है। ये मसला है, एक बहुत बड़ा मसला, ये बहुत बड़ा मसला है। चाहते हैं कि हम बड़े हो। जब अगर बात के हम ही बड़े हो जाए तो फिर नहीं आता। एक जगह क्यों नहीं बैठे हज हाउस के लिए? गवर्नमेंट को मालूम है कि इनमें क्या है, तो गवर्नमेंट भी ये सोचती है कि इनमें आपस में एक इत्तेफाक नहीं है, इसलिए हमारी मजबूरी है। आज आपको अफसोस, हमको कभी अफसोस होता है, 48 MP है आज महाराष्ट्र में, उसमें एक माइनॉरिटीज का नहीं है। वजह क्या है उसकी? अच्छा, आज SC समाज से वो कंप्रोमाइज करते हैं, शेड्यूल कास्ट से, हमसे नहीं करते, क्योंकि उनमें सियासी चोरों वो एक जगह जा आके मांगते, हम में नहीं है ना वो। तो जो हमारी खामी है वो हम दूर कब करेंगे? खामी दूर करने की जरूरत है। अच्छा, खास बात एक होती है, ये सब हमारे को अफसोस होता है, अगर आपने किसी आदमी को बुरा बोल दिए तो दूसरा उसकी बहस नहीं करता, आप बुरा क्यों बोले, वो मिर्ची मसाला लगा के बोलता है, वो बोलता है, बस पब्लिसिटी शुरू हो जाती है, बदनामी का सिलसिला जारी है। आपके साथ क्या अच्छा करे क्या बुरा करे कोई देखने को तैयार नहीं है। आप सियासत से बहुत लंबे अरसे से जुड़े हैं। आपने औरंगाबाद की कारपोरेशन को बनता हुआ देखा है और उसी कारपोरेशन में मेयर भी रह चुके हैं। और मेयर रहते समय जिस तरह का डेवलपमेंट प्लान आपके सामने आया था या आया होगा, तो वहाँ पर जो माइनॉरिटीज़ के एरियाज़ है वहाँ जिस तरह का डेवलपमेंट होना चाहिए था वो अभी तक नहीं हुआ। अभी भी यहाँ पर कच्चे बस्तियाँ हैं, कच्चे रास्ते हैं, तंग सड़कें हैं, कचरा नहीं उठाया जाता। जो लोटा करंजे के बीच में रास्ता तो बना दिए, लेकिन जो पोल है कहीं काफ़ी एक्सीडेंट हो चुके हैं, उसके बावजूद कारपोरेटर के बोलने के बावजूद या एप्लीकेशन देने के बावजूद वो नहीं हटाया जाता। तो इस तरह की बातें क्यों होती है? बिल्कुल सही। उसमें क्या है कि सब लोगों ने साथ देना। आपने बड़ा अच्छा सवाल करे। डेवलपमेंट प्लान में खुद मैं भी था, उसमें हमने ये कहे थे कि मंदिर मस्जिद की जगह छोड़ करके हम रोड निकाले, और वही फैसला अलफ खान साहब ने हमारा ले करके हाई कोर्ट में दिए थे, जिसमें क्रांति चौक की मस्जिद का हुआ है। खुद मेरे हाथ पे डेवलपमेंट प्लान गया था, मैं इत्तेफाक से मेयर था, कई चीज़ों को हमने उसमें फ़ायदा किए थे। लेकिन काम करते वक्त हमारे में एक आदत बड़ी बुरी है, अगर वो टीन का मकान है तो हम सब मिलकर बहुत अच्छा है, हम आगे तरक्की करने का खुद हमारा भी काम है। गौतम साहब मुझे याद आते हैं, आज गौतम साहब को कहा गया था, साहब आप लोटा कारंजा क्यों तोड़ रहे हैं, रोशन गेट क्यों तोड़े, गुलमंडी तोड़िए। तो उन्होंने बड़ा अच्छा प्यारा सवाल किए थे। मैंने गुलमंडी तोड़ दिया, आपको क्या मिला? हम बोले क्या बात है साहब? अरे बोले गुलमंडी तुम्हारे महल्ले को बनाओ, रास्ते चौड़े करो, बनाओ। तो जब लोगों ने बोले कि साहब आप तोड़िए, अच्छा तोड़ने के बाद खंबे हटाना है, अगर नगर सेवक ने कहा खंबे हटाओ, लोगों की आदत ये खंबा होना उसके घर के सामने, मेरे सामने नहीं, पानी की लाइन होना मेरे घर के सामने होना, खंबे हटने का तरीका। अब खंबा फिट क्या करना, अड़चन ये आती है, लोग बोलते हैं हमारे दुकान के घर के सामने खंबे नहीं आना, हटते नहीं है। दूसरे लोगों में ये है वो कंप्रोमाइज नेचर होते हैं, हम में कंप्रोमाइज नेचर नहीं है। कंप्रोमाइज नेचर अगर नहीं होगा तो हम तरक्की नहीं कर सकेंगे। आज हमारे को मालूम है, अच्छा जिस टाइम पर जकरिया साहब औरंगाबाद में पहले टाइम खड़े थे तो ये एरिया चौके के आगे तक था, इधर तुम्हारे दौलताबाद तक था, इधर सतारे के आगे सिंदोन बिंदोन तक था, इधर चिगलठाने के आगे तक था। प्रॉपर औरंगाबाद की आबादी 37 से 38 हज़ार थी, ये सब मिला के 1 लाख के ऊपर थे।
आज औरंगाबाद की आबादी इतनी हो गई है, और उस ज़माने में लोगों को अपने काम की कदर थी। हम जब इलेक्शन में जाते थे, सुबह 9 बजे एक चाय मिलती थी, शाम में 4 बजे, दिन भर चाय नहीं। अगर गाँव को गए दौरे पे तो उस टाइम पर खाली मूंगफली, गुड़ और सेव और मुरमुरे। आज है क्या? आज तो लोग बोलते कहाँ बिरयानी मिली, कहाँ सालन मिला, कहाँ चाय मिली, कहाँ पैसे मिले। तो हम जो 5 साल के लिए जो चीज़ को हम बेचना चाहते हैं, वो अफसोस है कि बड़ा मुश्किल है, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो घटना हमें दी है, एक वोट की हमारी अगर कीमत समझ ले, आज वाजपेयी जी एक वोट से गिरे, हमारे पास कारपोरेशन में नासिर साहब बेचारे खड़े थे, 2 वोट से बेचारे हार गए थे। वोट की कीमत तो, एक वोट की भी कीमत होती है, और वो हमको कीमत समझनी चाहिए। जिस दिन हमको समझ में आएंगी कीमत, हम तो कई टाइम बोलते हैं हमको क्या करने का है, हमको क्या करना है, और हम पछताते हैं। और अफसोस कभी ये होता है, आज गवर्नमेंट ने फिर भी माइनॉरिटीज के लिए बहुत से काम किए, स्कूल दिए। हम कैसे स्कूल में टीचरों को लेते, हमको डोनेशन लेते उनसे, हम किसको परेशान, गवर्नमेंट से हम पैसे लेते, टीचर की तनख्वाह, हम गवर्नमेंट से पूरी सहूलत लेते, ये लेते, और इधर हमारे वाले को नौकरी पे देते। तो हमारा भाई है क्या, हमारा साला है क्या, हमारा फुप्पा है क्या, हमारा रिश्तेदार है क्या, पैसे कितने दे रहा? तो गलती किसकी है? हुकूमत की क्या हमारी? और जब हम आ जाते हैं तो आज तो हमको बड़े बड़े इदारे हमारे लोग चला रहे हैं, एसी है, बंगले है, कार है, इदारा, पैसा गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट ने दी क्यों? तुम अपनी कौम का फायदा करो। हम करते हैं? सवाल तो है, सवाल नहीं, बहुत से सवाल जायज सवाल, जायज, जायज अब क्या करेंगे उसके अंदर? जायज बातें आप कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है सर कि एक तरफ सिक्के का दूसरा रुख ये भी है, ये है कि हुकूमत की स्कीमात जिन तक पहुंचनी चाहिए थे वहां तक नहीं पहुंचती। आप जैसे लीडरान या आपके पीछे आने वाले नौजवान लीडरान, जो भी अपने आप को लीडर कहते हैं और अपने अपने समाजों की बात करते हैं, क्या उनका फर्ज नहीं बनता कि जो स्कीम गवर्नमेंट लागू करती है वो किस तरह उस आदमी तक पहुंचे जिसकी उसको जरूरत है? लेकिन आज लीडर कहीं ना कहीं वो स्कीम पहुंचाने के भी कुछ ना कुछ फीस वसूल कर रहा है। बिल्कुल सही है साहब, वो तो पहुंचाने की फीस कर रहा है, लेकिन सवाल एक ही बात मेरा कहना है, आप जब तक कि एक जगह नहीं आएंगे आप कभी तरक्की नहीं कर सकते। अगर स्कीम अगर आपको पहुंचाना भी है, किसके पास पहुंचाएंगे आप? क्योंकि अपने एक जगह आने का शऊर ही नहीं है। जैसा हमारे दलित समाज में उनको समझ में आता है, वो अपना काम धंधा बंद कर दे, मट्टी का काम बंद कर दे, नहीं हमको मोर्चा में जाना है, हमको आओ बोले तो शर्म आती है। जिस दिन तुम एक जगह रोड पे आएंगे आपके पूरे काम होंगे। वो किस तरह हो सकता है? वो किसने पहल करनी चाहिए? पूरे लोगों ने जागना चाहिए, जैसा ये लोग जागे। आवाज कौन देगा? आवाज कोई भी दो आवाज। मैं तो कहता हूं ना कि किसी एक की आवाज की जरूरत नहीं। अगर शुरू कर दिया तो मुश्किल हमारे पास क्या होती है, आवाज देने वास्ते भी लोग सोचते मेरा नाम होना, हमने अपने नाम को छोड़ देना, मेरा नाम नहीं है, समाज का काम क्या होगा? मैं नहीं, हम होना चाहिए। हाँ करेक्ट, बिल्कुल सही। ये तो कांग्रेस का नारा है। नहीं, इसके तक कांग्रेस का नारा नहीं, उनको भी नारे के अंदर अपने को समझ में आता है कि हम क्या, आप क्या, ये क्या। यानी इसमें वजह ये हो जा रही है कि जब तक कि हम ये सोचे ना कि भाई कोई भी हो, हम किसी को अपना बड़ा मान ले और उसके पीछे चले। पहले टाइम पर औरंगाबाद के तक, मैं पूरे देश की नहीं बोलूँगा, गोविंद सर आपको बड़ा मान के चलते थे। कुछ भाई चलो उन्होंने कर दिया तो उसके पीछे तो कामा होते थे, हुकूमत भी डरती थी। है आज हम किसका नाम बोलेंगे? कोई काम करने वाले अच्छे अच्छे लोग घरों में जाके बैठ गए। मुश्किल क्या हो गया औरंगाबाद में, आपको बताता है। हमारे पास औरंगाबाद के कितने भोले भाले लोग हैं। एक टाइम पर खलील जायद साहब आए ऊँट लेके, अजीम साहब को गिरा के चले गए। एक टाइम पर हाजी मस्तान साहब आए, बेवकूफ़ बना के गए। हैदराबाद वाले आते, बम्बई वाले आते, यूपी वाले आते, बेवकूफ़ बना के जाते। हम तो बेवकूफ़ों की दुकान है औरंगाबाद, इतनी प्यारी। कोई भी आओ हमको बनाओ और जाओ। मुश्किल ये जाती है ना, खुद के सोचने वाले लोग, खुद के सोचने की सोच नहीं है, सोच नहीं है। अफसोस हमको ये होता, हम अपना नहीं कर सकते तरक्की, हम कोई चीज़ का काम अपना नहीं कर सकते। अगर आपको कहीं भी काम करना, अगर आप कारपोरेशन में चुन के आए हैं तो आप कारपोरेशन के एक्ट की स्टडी करिए, आपसे लोग डरेंगे। पुलिस स्टेशन में अगर आपको जाना है तो आप रूल का मालूमात करिए। आरटी ऑफिस में जाने का है तो कानून की मालूमात जाके बहस करिए। हम फालतू बहस करते हैं तो वो तकलीफ होती है, वो आज गुरी जाते। आज तो लोगों की एक आदत हो गई पुलिस स्टेशन में जाने को अपने आप को शौक समझ, छुड़ाएंगे नहीं, नजदीक जाकर, तो उससे काम नहीं होता है ना। और फिर खास बात क्या है कि अपने आदमी का अपन ही टांग खींच रहे हैं, अपने आदमी को अपन ही बुरा कह रहे हैं, तो वो तकलीफ जाती है। ये जो बातों पे आपने
यानी एक बहस छेड़ी है, वाकई उस पर लंबी बहस की इसी को हम आवश्यकता देख है। करके- ये आपकी जो दुख है, आपकी जो पीड़ा है, वो हम समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोई रास्ता निकलना चाहिए, किसी की आवाज़ पर सब मिलकर एक आना चाहिए, ये वक्त की ज़रूरत है। आपके ज़माने की अगर बात करें, जब आप मेयर थे, जैसा कि आपने बताया कि डेवलपमेंट प्लान में आपने लिया था, कुछ एरियाज़ जो स्लम एरिया थे, जहाँ पर दलित, मुस्लिम और गरीब, हर मज़हब के गरीब तबका रहा करता था। खाम नदी की अगर हम बात करें, जहाँ पर बहुत सारे घर तोड़ दिए गए और फिर उन्हें बसाने का भी वादा किया गया था, उसके बाद कुछ नहीं हो सका। ये तो सही है। पहली चीज़ तो गलती ये है कि हम कोई भी ज़मीन खरीदो हम देख के लेना चाहिए। अगर हमारे घर में एक रिश्ता भी आया तो हम बच्ची को रिश्ता है तो हम उसकी मालूमात देते लड़का कौन है। यहाँ तो बगैर मालूमात के तुम खरीदते, नदी खरीद लिए, है बात गरीब फंस गए, उनको दिलाना चाहिए बस। जिन्होंने बेचे वो करोड़पति बन गए, उनके ऊपर कुछ एक्शन ही नहीं हुआ। अब शायद कुछ एक्शन होने का चढ़ा है, लेकिन आज मजबूरी ये होगी कि उनको देने के बाद वायदा करे, वायदा करने के बाद ये कौन वायदा किया था, फिर क्यों पीछे हट गए, उसमें मुझे मालूम नहीं। लेकिन ये बात सही है कि भाई हालात होते, जैसा गारखेड़ा है, गारखेड़े में झगड़ा 13-14 साल से था जब मैं मेयर था। वहाँ पर दलित समाज का और मुसलमानों का मैंने 2 घंटे में हल किया था। आज भी आप जाके देखिए गादिया विहार के पास जो खबरस्तान है, मुसलमानों को खबरस्तान करके दिया, दलितों को 60-62 का हाल बना के दिया, लेकिन 3 महीने में। इसको ज़्यादा टाइम नहीं करने गए। इसमें क्या हो जाता है, अगर कभी आज हमने मोर्चे, और हमारे ज़माने में हमको काम का शौक इस बात था, उस ज़माने में खाली 2 ही अखबार निकलते थे, मराठवाड़ा या एजेंडा। अब तो बहुत अखबार निकले तो आदमी ऑटोमेटिक लीडर बन जाता है, कहीं ना कहीं तस्वीर छपी जाती है, छप जाती है और लीडर बन जाता। हमारे टाइम पर ये आखिरी में एमसीएन है ही। सवाल यह, तो उससे थोड़ा सा हमको बचना चाहिए। पेपर में कुछ चीज़ें, मैं आज भी मेरे बहुत से काम है जो मैं पेपर में नहीं देता। पेपर में काम देने से नुकसान होता है। सही है कि संजीदगी नहीं, आप वक्त दे रहे हैं, आप अपना कीमती वक्त दे रहे हैं, आप उतने वक्त में ज़्यादा पैसे भी कमा सकते थे, जो लीडरान है वो। आप जो वक्त दे रहे हैं उसका सही इस्तेमाल करें, और सही अगर मुद्दे लेकर के आखिरी तक उसको चले तो शायद कोई फल निकलेंगे, जैसे आपके कहने के बाद कोई ना कोई रास्ता बनेगा। लेकिन सिर्फ अखबारों में तस्वीरें छपवाने के लिए लीडरी नहीं होनी चाहिए, आपके कहने के मुताबिक। सर, और दूसरी एक बात ये साहब कि ये पेपर में कुछ चीज़ें देने से सामने वाले होशियार हो जाते, आपका काम रुक जाता। कुछ चीज़ें खामोशी से करो। अब जैसे आपको तुम्हारे को इनको देने का था, खाम नदी वालों को, पब्लिसिटी क्यों करना? हज उसका है, पब्लिसिटी नहीं, खामोशी से आप काम करा लिए। 100-200 का मोर्चा लेके जाए, पेपरों में क्यों दे रहे आप? अच्छा दे रहे तो 4 जनों अलग अलग दे रहे, अलग अलग देने के बाद हमारे में काम फूट जाता। अलग हम एक जगह आकर के देना चाहिए, वो हमको तकलीफ। पेपर वालों को तो न्यूज़ चाहिए होता है, पेपर तो छापे देते हैं, उनकी कोई गलती नहीं हो तो भाई तुम देंगे न्यूज़, हो तो डालेंगे न्यूज़, वो बात नहीं। लेकिन हमको समझना चाहिए कि हम ये न्यूज़ से हमारा फायदा होगा कि नुकसान होगा। मीडिया में किस तरह प्रेजेंट होना चाहिए, ये भी सीखने की जरूरी है। और ये तो सही बोलता हूँ तो मैं ट्रेनिंग देना चाहिए। आप दे सकते हैं ट्रेनिंग? नहीं, अब अपन क्या ट्रेनिंग देंगे, वो खुद हमको बोलेंगे कि हमको क्या सिखा रहे, तो मुश्किल जाती है ये। तो हम कभी तब खाली देखते हैं, अगर कोई हमसे राय ले लिया, कारपोरेशन का हो, शहर का, कुछ हमसे राय लेते हैं, हमसे जितना बन पड़ता है हमको राय दे देते हैं हम। आखिरी सवाल है सर कि इतना खूबसूरत शहर, तारीख़ी शहर, जहाँ पर अजंता, एलोरा, मकबरा और कई तारीख़ी इमारतें यहाँ पे है, पैठन यहाँ से करीब है, यहाँ पर जब कोई गेस्ट आता है, दूसरे शहर से आता है, दूसरे मुल्क से आता है, तो सबसे पहला जो इम्प्रेशन लेकर जाता है कि यहाँ के रास्ते, यहाँ का ओवरऑल जो सिस्टम है, जो कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी है, साफ़ सफाई वगैरह है, वो तो एक गलत इम्प्रेशन लेकर वो वापस अपने शहर जाता है। नाना पाटेकर साहब आए थे, उन्होंने भी इसी तरह की कुछ बात कही। तो क्या वजह है सर कि क्यों डेवलपमेंट रुका हुआ है, और क्यों वो बातें नहीं होती जो कॉरपोरेशन को करनी चाहिए? कॉरपोरेशन में जब तक कि हम लोग जागेंगे नहीं, काम होंगे नहीं। कॉरपोरेशन, हम लोग से मतलब आवाम जब तक जागेगी नहीं, काम होगा नहीं। मिसाल के तौर पर मैं कहूँगा, एक टाइम पर बारापुल्ला गेट के ऊपर मैं गिर गया था। मैंने कारपोरेशन पे, म्यूनसिपलिटी पे केस किया था, बेचारे मरूम अलफ खान साहब थे, सीईओ थे, तो मुझे कंप्रोमाइज़ करने के लगा दिए। कॉर्पोरेट में क्यों नहीं जाता? हैदराबाद में एक का कार के अंदर से उसका व्हील टूट गया था, उनने हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट ने फाइन किया। आप कितने शहर के लोग जाग के कोर्ट गए? भाई क्यों नहीं अपने हक का, जब आप टैक्स देते हैं, आपने क्यों नहीं टैक्स रोक करके आपने पूछे, या आप टैक्स भी दिए तो आप भी क्यों नहीं आगे पूछते? आपने आज तक कभी खासदार साहब से पूछे तुम्हारी निधि कहाँ जाती है? आमतौर से पूछे निधि कहाँ जाती है, कौन लेता है आपका? कारपोरेशन में पूछे आपने कि ये रोड का खाली काम हो रहा, सीमेंट का, हमारा क्यों नहीं हो रहा? आप लोग भी तो नहीं पूछते हैं ना। मुश्किल जारी कि आज ये औरंगाबाद के अफसोस होता कभी कभी कि कुछ वार्ड में जो अक्लमंद है वो काम करा ले रहा है, तो फिर दूसरों को हमने क्या समझना?
हम तो बेवकूफ़ बोल नहीं सकते, सभी बेचारे अक्लमंद है 100 के 100। लेकिन सवाल आ रहा है कि एक जगह काम हो रहा, आप क्यों खामोश बैठे हुए? आपके पास रोड खराब है, ये खराब है, आप क्यों नहीं बोलते हैं? अब आवाम को जागरूक होने की जरूरत है। आप जब तक जागेंगे नहीं, काम आपका होगा। वो सबसे बड़ा मसला जो है कि ये 3 दरवाजे हैं, का एक बड़ी आबादी दरवाज़ों के उस तरफ रहने के लिए चले गई, बड़ी आबादी बस गई है और खूबसूरत महल्ले भी बन गए वहाँ पर। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए वहाँ के लोगों को या वो लोगों को जो वहाँ जाना चाहते हैं बहुत दिक्कतें होती है। 3 दरवाज़ों की बनाने के बाद बाजू से रास्ता बनाने की बात चल रही है, कितना वक्त लगेगा आपके हिसाब से? ये वक्त को तो ज़्यादा नहीं लग सकता था। छावनी का एक ब्रिज है, छावनी जो अपन बाजार से आते, वो ब्रिज मैंने कैसा बनाया हूँ, 1 करोड़ रुपए का। कोशिश फाइल के पीछे फिरे, ये जो नगर से हो इनका काम है फाइल के पीछे फिरना। और ये 11 करोड़ रुपए जब अजीत दादा ने डिक्लेयर किए थे, क्यों नहीं जाके लाए? बेचारा मिलिंद नवाड़े परसों पोषण को बैठे थे, आज मसला हल होगा, ऐसा करते रहे तो कुछ तो भी हल होंगे बेचारों। लेकिन सवाल आ रहा है कि जिस टाइम पर 12 पुल्ले के पास के गरीबों को उठाए, जब क्यों नहीं आवाज उठाए कि भाई तुम उठा रहे क्यों, जबकि पुल ही नहीं बन रहा? तो कुछ किसी को रोड पे आने का था, मैं नाम नहीं लूंगा, रोड अपने खातिर पूरे महल्ले को तबाह कर दिए, तो लोग क्यों खामोश बैठे? पूरा तोड़ डाले और पुल नहीं बना। तो फिर ये क्यों नहीं पूछे साहब तुम तोड़े क्यों हमको जब तक ये पुल नहीं बन रहा है? तो ये काम कोई भी काम आप करा के ले सकते हैं, लेकिन आप तक कब करें आपने? ये आवाम का काम है कि भाई अब यहाँ पर जो तो ये एरिया में खास एमएलए कौन है, अब उनको 4 साल हो गए, क्यों नहीं आपने पकड़ के पूछे कि ये काम लाए क्या नहीं लाए? वो एमएलए का भी काम है भाई, नगर सेवक के अलावा एमएलए क्या कर रहे हैं? आज हमारे पास के 3 साइड के 3 एमएलए, ये साइड में किसके एमएलए का काम आता है? वो एमएलए क्या कर रहे हैं असेंबली में इसमें, जब उनका नहीं है? तो ये बहुत सी यही बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो देख करके हमको नजरअंदाज होना पड़ता है, अफसोस होता है कि कैसा हम। यानी आपके कहने का मतलब कि जब तक के समाज यानी हर व्यक्ति नहीं जागेगा, जब तक अपने नुमाइंदों से सवाल नहीं करेगा, तब तक इस तरह के हालात से जूझना पड़ेगा, झेलना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही। और इलेक्शन में कोई भी आ जाए, जब तक कि आपने उसको ये नहीं बताया कि मैं ये एक वोट तुमको दे रहा हूं, मेरा हक है तो गला पकड़ने का, तो आपके हमेशा काम होंगे। आप अगर उसकी नीयत कुछ अलग रख के वोट देते और कुछ लेते, तो फिर हमेशा 5 साल रोते बैठना पड़ेगा आपको। आप एक चीज की किसी को एक चीज दीजिए तो उस पर हक रखिए कि मेरे को लेना क्या है। तो जब तक कि आपका होता नहीं, और जो नुमाइंदा चुन के आता है वो ये सोच के आना चाहिए कि मैं आपका बेटा हूं और आप मेरे बाप है वोट देने वाले। जिस दिन ये समझ में आएगा वोट देने वाला बाप है और मैं बेटा हूं, उस दिन हमारा शहर तरक्की करेगा। अफसोस कि हमको वो चीज़ समझ में नहीं आई और अनकरीब उसकी उम्मीद भी कम नजर आती है। पहले कम नहीं है सब। इसमें क्या है, आप सोचिए कि आपने अगर किसी के बोलने पे वोट दिए या कुछ लेके दिए, वो कितने दिन पुरने वाला है? 1 घंटे में क्या? मैं तो छोटी सी मिसाल देता हूं, अगर 2000 रुपया किसी ने आपको दिया तो 24 घंटे के 2.25 पैसे होते, और 5000 किसी ने दिया तो 3.25 पैसे। 24 घंटे के आपको 2.25 पैसे। सियासी शऊर क्या आप से आज कब लाएंगे? आप ये आप बोलिए कि हमको ये नहीं चाहिए, हमको हमारा हक चाहिए। आपकी ड्रेनेज बहती है, आप वहां से गुजरते हैं, अब छोटे बच्चे अपने बीमार पड़ते, आपने 2000 ले, यही सब मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ले लिए, और वो बच्चा अपने घर का बीमार पड़ा, डॉक्टर दवाखाने में 5000 का बिल हो जाता है। तो बताइए 2000 का, फिर 5 साल में कितने टाइम बीमार हुए आपके घर के लोग? तो कितना खर्चा हुआ आपका? उसकी वजह से आपका लॉस हो गया, आपका मच्छर। आप ये सब कैलकुलेट करते हुए ऐसे नुमाइंदे को चुन कर देना चाहिए जो ये सब बातों को जानता है, काम कर सकता है बिना कुछ लिए दिए के। कोई लिए दिए क्या? और ये देखिए उसमें काबिलियत है क्या काम की? आप कोई हो। अब चलते चलते एक सवाल कुछ पूछ लेता हूं मैं कि अब इलेक्शन आने वाले हैं, अब किस तरह का नुमाइंदा औरंगाबाद के लोगों को चुनना चाहिए आपको लगता है? पहली चीज तो एक छोटी सी बात मैं इससे हटके कहूंगा। अब एक मैंने परसों पेपर में पढ़ा हूं, कारपोरेशन वाले इलीगल पे टैक्स ज्यादा ले रहे। अभी यही नहीं मालूम कि इलीगल कौन सा लीगल कौन सा। अगर इलीगल है तो उसको रेगुलाइज कर रहे क्या? रेगुलाइज करो उसको। फिर कारपोरेशन में स्लम एरिया अलग आता है, गुंटेवार एरिया लगाती हो तो ऑटोमेटिक रेगुलाइज होगा। तुम कैसा भी घर बना लो उसको रेगुलाइज करना लाजमी हो गई। तो इलीगल के ऊपर तुम ले रहे हैं और फिर जो बड़ी चीज है तुम उसको छोड़ देते। एक मैंने पेपर में पढ़ा, आसाराम बापू के पास की जगह का तो नुमाइंदे खुद उठ के उनका फेवर कर रहे हैं। तो कैसी तुम कितनी अफसोस होता है कि पढ़े लिखे नुमाइंदे उठ करके बोलते हैं कि हम बचा रहे। यहाँ नहीं, यहाँ कारपोरेशन को फायदा भी हो और सच का फायदा हो कि भाई गरीब का नुकसान ना हो, फायदा। तो हमको शऊर भी नहीं है। जैसा एक छोटी सी बात और यह बताता हूं, डीएमसी को यहां से हटाओ बोल के परसों जनरल बॉडी में ठहरा हुआ 6 महीने के लिए। इनको यह मालूम ही नहीं कि 6 महीने अगर पोस्ट खाली रही तो गवर्नमेंट अपने तरफ से भेजता है आदमी उसको। इन्होंने मीटिंग में 1 साल तक ये पूछ नहीं सकते, इलीगल ठहराओ और गवर्नमेंट को बोलो उसको भेजो।
52(2) के तहत वो यहाँ पर भेजा गया गवर्नमेंट। तो ये हमको मालूम ही नहीं कि हमने ठहराव कौन से रखना, क्या रखना। तो कोई भी कमिश्नर आएगा वो समझता है कि सामने बैठे वाले कितने काबिल है, वहाँ हमारा नुकसान हो रहा है। वहाँ तो तजुर्बेकार लोगों की जरूरत है। एक्ट और रूल पढ़ना चाहिए, वह तजुर्बा होना चाहिए। तजुर्बा नहीं है, अब किसको हम कहेंगे? मेरे बच्चे सब अपने सब छोटे बड़े। जाहिर है। और वो जो टैक्स की आपने बात की वो भी बहुत अहम बात है कि टैक्स कौन सी प्रॉपर्टी पे लग रहा है, कितना पे टैक्स लग रहा है, लीगल इलीगल तो है, जो जैसे कि आपने बताया गुंटेवारी वगैरह, गुंटे वाली। और दूसरी चीज जो है तो टैक्स लगाने वाला कुछ ले रहा दे रहा है क्या? बाजू 500 का, इधर 100 का, वो आप नजर रखिए, ये आपका काम है नजर रखने का। क्योंकि इसमें जो तो 4 है, एक सीमेंट कंक्रीट का है बड़ा, दूसरा पटाव का है, तीसरा झोपड़े का है, चौथा टीन के, ऐसे 4 सेक्शन है उसमें। ये बहुत जनों को नहीं मालूम कि 4 सेक्शन का टैक्स कौन सा टैक्स लग रहा। आपको लगा देते उन्होंने क्लास ये 3 नंबर का, और उनको लगा रहे 1 नंबर का झोपड़े का। झोपड़ा है क्या शहर में आज? तो ये हमको देखना बहुत जरूरी है कि ये देख करके ये सियासी कमिश्नर देख, ये सियासी कारकुन जो जमातों के हैं, जो अखबार में जो तस्वीरें छपवाते हैं अपने अपने एरिया में किस तरह का काम हो रहा है, उनका काम है ये देखना। और अगर इस तरह का काम अगर वो करे तो शायद उनको फिर आगे कोई फ्यूचर भी हो सकता है, कोई मुस्तकबिल अच्छा हो सकता है। कई दिन से गरीबों को मिला नहीं, लोग परेशान है, उसके पीछे क्यों नहीं जा रहे? आप क्यों नहीं माहिती अधिकार में लिखे संजय निराला की आज कई बेवाएं परेशान फिर रही, उनको काम होना चाहिए। राशन कार्ड का खाली आप बोल देते जाकर के कि भाई आखिर क्यों नहीं हो रहा है? आप उसके एक इशू, एक ही, सब इशू नहीं लेना। या पेपर में देखो तो एक ही ग्रुप के आदमी महीने में 10 इशू ला लेते, एक इशू लेके चलिए आप। संजय निराला का क्या हो रहा, टैक्स का क्या हो रहा, लोगों के लिए क्या। अगर तुमको करने की ख्वाहिश है, हो सकता है तुमको आइंदा कोई तरक्की मिल जाएगी। और खास बात तो ये कि तुम खाली बैंड बाजे वाले हो। आज एयरपोर्ट हो गया, तुम खाली एयरपोर्ट जाएंगे, गेस्ट हाउस आएंगे, कोई मिनिस्टर आ गया, कोई आ गया, तुम सामने पूरे 200 लोगों को लाके जमा करेंगे, खाली बाजे वाले। वर्क कर रही है तुम, सामने वाले को मालूम होना कि इसको मैं सजा नहीं सकता हूँ, ये वर्कर है और इसके हाथ में ताकत है। जब तक अपनी ताकत नहीं बताएंगे हम तरक्की नहीं कर सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बाबू। जब तक हम ताकत नहीं बताएंगे, जब तक एकजुट नहीं आएंगे, जब तक वो सियासी कारकुन जो अखबारात में अपनी तस्वीर छपवाने के ख्वाहिशमंद हो, अगर वो अपना वक्त ज़ाय कर रहे हैं तो सही डायरेक्शन में ज़ाय करे और उसका कुछ ना कुछ हासिल हो सकता है। अगर सिर्फ नाम के लिए काम किया जा रहा है तो वो काम भी कुछ ना कुछ उसमें गहराई हो, कोई सोच हो, कोई फ़ायदा आम आदमी को अगर आप करते हैं एज ए लीडर, तो यकीनन आम आदमी आपको भी चाहने लगेगा और उसका आपके मुस्तकबिल में कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा होता रहेगा। सिर्फ तस्वीरें छपवा लेना और किसी को लीडर ना मानना, छोटे छोटे काम को लेकर के अलग अलग बयानबाजी करना, अलग अलग मेमोरेंडम देना, इससे मसाइल हल नहीं होते, इससे मसाइल ख़त्म नहीं होते। और कोई ना कोई तजुर्बेकार लीडर अगर आवाज़ देता है, कोई मुद्दे पर बुलाता है, तो उसको माने तो शायद हमारे जो छोटे छोटे मसाइल है वो कहीं ना कहीं हम उस पर रोक लगा सकते हैं। इस तरह का बात हम रशीद मामू ने कही और इनके जो तजुर्बा है उसको लेकर के हमने जो सवालात किए उसके बहुत अच्छे जवाब उन्होंने दिए। यकीनन नए जो बच्चे हैं, नए जो लीडर बनने की दौड़ में शामिल हो रहे हैं लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा होगा, बशर्ते रशीद मामू की बात को गौर से सुने। सर, आप कुछ कहना चाहें? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप एक MCN के नाते आप जो एक इशू उठाए, मैं कई टाइम रूबरू में पढ़ता हूँ, एक अच्छे इशू लाते हैं, आने वाली नस्लें याद रखेंगी, लेकिन आने वाली नस्लें आज के हमारे लोगों को छोड़ेंगी भी नहीं कि MCN के माध्यम से रूबरू के हिसाब से आपको हमेशा जगाने की कोशिश की, आप क्यों सोते रहे। ये बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। ये आप रूबरू के नाते हमेशा हर इशू पे आपने लोगों को जगाया है और हम अगर कभी आज नहीं जागे, आने वाली नस्लें हमें कभी ज़िंदगी में माफ़ नहीं करी। क्योंकि लोग कहेंगे कि जैसा कि आज डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया साहब को याद करते, आज मैडम को याद करते कि मैडम आज कॉलेज चला रहे, वैसे ही रूबरू को याद किया जाएगा कि रूबरू ने तुमको जगाया था, वो हमेशा होशियार किया था। किसी तरीके से आप फिर भी सोते रहे, आपने कौम को जगाया नहीं, आपने कभी शहर को जगाया नहीं, आने वाली नस्लें आपको माफ़ नहीं करेंगी। आने वाली नस्लें माफ़ नहीं करेंगे। हमारा काम लोगों को जगाना है, आप जैसे लोगों से बातचीत कर कर, आप जैसे लोगों की तजुर्बात लेकर के लोगों तक पहुंचाना है। अब ये तो लीडरान पर है जो सफ़ में खड़े, बड़ी बड़ी लाइनों में खड़े हैं लीडरों की दौड़ में शामिल होने के लिए, तो ये उनका काम है कि वो इन बातों को, इस गंभीर बातों को, इस सीरियस बातों को किस तरह लेते हैं। तो ये थे हमारे मेहमान जनाब रशीद खान मामू साहब। आने वाले हफ्ते ऐसे ही किसी मेहमान के साथ हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए मैं अपनी टीम के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जय हिंद, खुदा हाफिज़, नमस्कार।